आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बहुत ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर एक प्रोग्राम जो काफ़ी अरसे से आपकी खिदमत में हर जुमेरात शाम 4 बजे हाजिर हो जाता है और आपको आपकी सेहत के तईं बेदार करने की कोशिश करता है। इसी सिमत में आज का हमारा जो मौजू है बेहद ख़ास है और एक जो टेक्नोलॉजीज़ नई नई आ रही हैं उसी का एक हिस्सा है। यानी कि हम मेडिकल की बात करते हैं, हम सेहत की बात करते हैं, हम इलाज की बात करते हैं, तो आज का हमारा जो मौजू है वो है फिजियोथेरेपी नीड एंड बेनिफिट्स। यानी कि फिजियोथेरेपी जो पिछले कुछ वक्त से सामने आई है और बहुत से ऐसे मरीज़ जिनको ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कह देते हैं या सारी ज़िंदगी जिनको दवाएं खाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, फिजियोथेरेपी ने अपना ऐसा एक जादुई काम दिखाया है यहाँ पर, जिसमें ऑपरेशन भी टल जाता है और दवाओं से भी इंसान बच जाता है। और क्या जो बहुत ही ख़ास है, माजूरी एक ऐसा, यानी कि किसी भी तरह के फिज़िकल चैलेंज की तरफ इंसान चला जाता है, फिजियोथेरेपी उससे भी आपको बचा सकती है। ज़रूरत है बर वक्त इलाज की, तशख़ीस की और डॉक्टर के पास जाने की। तो हमारा ये आज का मौजू बहुत ख़ास है। ये उनके लिए है जिनको अक्सर बैठकर जोड़ों में दर्द महसूस होता है, या तो तवील अरसे तक आदमी बैठा है उसके बाद खड़ा होता है तो किसी भी तरह से उसके खिंचावट महसूस हो सकती है, दर्द हो सकता है या मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं उसको महसूस हो सकती हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे और ख़ास तौर से हमारा एक और आपसे कहना है कि जो ये गलत तर्ज़ ज़िंदगी है वो भी हमें फिजियोथेरेपी कराने पे मजबूर कर सकती है, तो इसका भी ख्याल रखना है। हमारे खाने पीने की जो आदत हैं उनकी भी बात करेंगे। तो आज मेरी आपसे ये गुजारिश है, इस पूरे प्रोग्राम को गौर से देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि फिजियोथेरेपी क्या है और ये कब ज़रूरत पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाहिज़ा फरमाइए। बहुत जरूरी है। अगर आलिमी सतह की बात करें तो जो माहिरीन हैं वो एक साथ इस बात को कहते हैं और मुत्तफिक हैं इस बात पे कि बर वक्त अगर सही से इसको पहचान लिया जाए और दुरुस्त फिजियोथेरेपी कराई जाए निगरानी में अच्छे माहिरीन की, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और आराम से आपको आराम मिल सकता है।
तो आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। फिजियोथेरेपी की आपको बहुत ही बारीकी से जानकारी मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं अपने माहिरीन से, जो आपको इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर लोकेश राघव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हॉस्पिटल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। आपका खैर मकदम। हमारे साथ एक और माहिर यहाँ पर मौजूद हैं, जो हैं डॉक्टर पारुल शर्मा, जो कि CIO सफदरजंग हॉस्पिटल में बहुत ही सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। और मेरी गुजारिश ये है डॉक्टर लोकेश, मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पर उस चीज़ों के बारे में बताएंगे कि फिजियोथेरेपी होती क्या है और कब फिजियोथेरेपी देने की नौबत आती है, और उसका कैसे आप लोग गाइड करते हैं, कैसे पहचानते हैं, क्या है फिजियोथेरेपी। पहले तो यहाँ से आपसे शुरू करता हूँ मैं आप फिजियोथेरेपी की ज़रूरत, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी केवल वर्जिश नहीं है। ये वर्जिश से बहुत ज़्यादा और उससे आगे की चीज़ें भी इसमें जुड़ी हुई हैं। और ये केवल एक उम्र दराज कोई रोग के साथ नहीं है। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत बच्चों को भी किसी बीमारियों में, कुछ बीमारियों में, और उसकी ज़रूरत हम मिडिल एज या फिर हम कह सकते हैं युवा वर्ग को भी, और उस बहुत ज़्यादा ज़रूरत एक ओल्ड एज के मरीज़ों को हमारों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये केवल बीमारी से रिलेटेड नहीं है, ये प्रिवेंशन भी है और ये क्योर भी है। ये प्रिवेंशन भी है, क्योर भी है और आराम भी है। इसे समझना पड़ेगा। और इसमें ज़्यादा मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए मैं पारुल जी के पास जाऊंगा। पारुल जी, हमारे माशरे की कुछ बहुत सारी कमियां हैं, उसमें इल्म की कमी हो सकती है, दूसरी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसका असर हमारे माशरे पर पड़ता है, ये तो बात साफ सी है। कुछ लोग आज भी फिजियोथेरेपी को मालिश तक समझते हैं कि ये एक मसाज है, एक मालिश है, या ये नहीं करानी चाहिए, इससे जिस्म पर दूसरी तरह से गलत असरात पड़ते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप बताइए कि जब आप फिजियोथेरेपी करती हैं, या आपके जैसे आपने जो सीखा है, किस तरह से शुरुआत करती हैं, और फिजियोथेरेपी को जो लोग मालिश तक समझते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता इसको लेके बहुत कम है। बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी को या तो मशीनी इलाज समझते हैं, मशीनी सिकाई या मालिश समझते हैं, बट ये आज की बहुत एक एडवांस चिकित्सा पद्धति है, जो नाकी के जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ये सिर्फ क्योर नहीं है, ये प्रिवेंशन भी है। जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स हैं हमारे पास जो 50 प्लस में अपने एंटर कर गए हैं, उनकी ग्रेसफुल एजिंग के लिए कि वो अच्छे से अपने दूसरे पड़ाव में जाएं, ठीक है, उनकी मांसपेशियां मजबूत रहें, मांसपेशियां, उनके घुटने सही रहें, उस सब के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और हर वर्ग के लोगों के लिए फिजियोथेरेपी इम्पॉर्टेंट है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, ठीक है। 40 प्लस में हम देख रहे हैं बहुत सारे आजकल जो हमारे यंग हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से गुजर रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी सिर्फ एक उपचार नहीं है, ये रोकथाम है, और रोकथाम हमेशा उपचार से बेहतर होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही एडवांस टेक्निक्स हैं फिजियोथेरेपी में, जिसमें आप बेसिक एक्सरसाइज से एक प्रोग्रेस रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस करते हैं। ओल्ड एज में हम सार्कोपीनिया जिसे कहते हैं, हम हमारी मांसपेशियाँ ढल गई हैं, लचीलापन कम हो गया है, जोड़ घिस गए हैं, उस पर काम करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं डॉक्टर पारुल ने। एक बात तो समझना पड़ेगा कि जब आलमी सतह पर इस चीज़ की बात हो रही है, लोग इस पर नई नई चीज़ें ला रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, तो यकीनन ये एक नया ज़रिया है सेहतमंद होने का। और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि उनको इलाज में बड़ी आसानी मिली है जब से ये ख़ास तौर से तिब्बी अमल सामने आया है। देखिए, एक चीज़ बहुत ही ख़ास है, जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं वो हड्डियों की परेशानी होती है, और हड्डियों की परेशानियों की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, उम्र हो सकती हैं,
गलत बैठना हो सकता है, या कि दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, हमारी जो तर्ज ज़िंदगी है उसमें भी कोई खलल गलत तरीके से पड़ जाए तब भी ऐसा हो सकता है। मेरी डॉक्टर लोकेश से गुजारिश है, आम तौर पर जो हड्डियों की परेशानी आज के माशरे में देखी जा रही है वो कौन कौन सी है और बहुत कॉमन कौन सी है, जिसे लेके लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह से लोग कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए सही अच्छे डॉक्टर के पास जाया जाए तो बहुत ही छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि या तो 2-4 हफ्ते की दवाई से ठीक हो जाती हैं या फिर फिजियोथेरेपी का जो तरीका है उसे अमल में लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर लोकेश, आप थोड़ा सा समझाइए कि आज के इस दौर में जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, थोड़ा सोने की भी कमी है, खाने पीने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव आ रहा है, लोग थोड़ा सा फास्ट चाहते हैं, क्विक चाहते हैं, रैपिड रिजल्ट चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ें हड्डियों की जो कौन से मसले हैं जो सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये प्रकाश डालूंगा कि हमारी लाइफस्टाइल है और कार्यशैली है, इसमें आज के समय में कंप्यूटर का, लैपटॉप का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। जी। ये मैं अगर हेड टू टो इफ़ आई विल गो तो मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि गर्दन में हमारे सर्वाइकल बहुत कॉमन पाया जा रहा है, और ये केवल ओल्ड एज नहीं, यंग जनरेशन भी बहुत ज़्यादा इसमें ग्रसित है जी। जिसमें कि फिजियोथेरेपी का अच्छा रोल होगा। और नीचे लोअर बैक यानी कि कमर के निचले हिस्से में जो, देखिए मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपको, सर्वाइकल का आपने जिक्र किया है, बहुत देखा जा रहा है, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, ये लेकिन होता क्या है, इसकी थोड़ा सा अलामात पे भी रोशनी डालिए। हाँ। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचाने, और ट्रीटमेंट पे भी मैं बात करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, और ख़ासतौर से ऑफिस के जो लोग हैं जो वर्क करते हैं या घर पे लैपटॉप से काम करते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सर्वाइकल के जैसे मैं अगर लक्षण आपको इस बारे में बात करूं तो सर्वाइकल के जो लक्षण होते हैं वो सिर्फ गर्दन में दर्द तक सीमित नहीं होते, ये कई बार आपके गर्दन से नीचे कंधे और हाथ तक भी पहुंचता है ये दर्द। तो अगर कंधे और हाथ का दर्द है तो वो भी एक सर्वाइकल का लक्षण में आता है। दूसरा जो सर्वाइकल है उसमें जो मरीज है जो आपको बताएगा कि रात को सोने के बाद जब वो सुबह उठते हैं तो ये दर्द ज्यादा होता है, फिर दिन में धीरे धीरे ये दर्द की जो कहाँ पे होता है सुबह उठने के बाद? सुबह उठ के जब पेशेंट बताएगा तो गर्दन के निचले हिस्से पे वो अपने दर्द को सबसे ज्यादा फील करेगा। कारण होता है जैसे रात को अगर हमने तकिया लगाते हैं तो कुछ लोगों का जो तकिया है वो काफी मोटा प्रयोग करना उनको पसंद होता है, तो उसकी वजह से जो हमारी गर्दन की मांसपेशियां हैं वो एक पोजीशन में उनको स्टिफ कर देती हैं, तो वो रीजन है कि सुबह वो ज्यादा उस दर्द को महसूस करते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है गर्दन की मूवमेंट होती है, इसकी तीव्रता धीरे धीरे ठीक होती रहती है। अच्छा, आपने तकिए की बात यहाँ पर की है, बहुत ही आम बात है, शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहा है या यहाँ पर बैठा है जो तकिया यूज़ ना करता हो, तो किस तरह का तकिया इस्तेमाल होना चाहिए जिससे गर्दन को आराम मिले और इस तरह की परेशानी के चांसेस कम हो जाएं? ये बहुत ही मतलब बुनियादी सवाल है, कॉमन। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात में जाना चाहूँगा कि हम जो तकिया का प्रयोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम ना हो, बिल्कुल एकदम मुलायम तकिए से भी हमारे जो सर का भार है वो हमारी गर्दन की हड्डियों पर जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जो तकिए का प्रयोग करते हैं वो हल्का सा सख्त और मुलायम के बीच का तकिया हो। उसकी जो हाइट है वो भी बहुत ज्यादा अगर होती है तो भी हमारे गर्दन की जो मांसपेशियां हैं, क्योंकि हमारी जो स्पाइन है गर्दन की वो एक पोस्चर लेती है जो थोड़ा सा फ्लेक्स आगे की तरफ होती है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा सर्वाइकल के रिस्क रहते हैं। तीसरा जो हमने जिक्र किया, आजकल कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज है, लैपटॉप का बहुत ज्यादा, मोबाइल का ही है। आप वहां कहाँ जा रहे हैं? मोबाइल पे लोग रील्स में वक्त निकालते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप में निकालते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप जो चैटिंग करते हैं वो भी कई घंटे गुजार देते हैं इसमें, तो उनके लिए भी ये एक तरह से बहुत ही चैलेंजिंग भरी बात है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्कुरा रहे हैं इसी बात पर। नहीं, जैसे अब लैपटॉप या कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो बहुत आज के समय में तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, और ये नीड भी है। तो इसको एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो हम ये कहते हैं जो हमारे पास पेशेंट आते हैं इस प्रकार की दिक्कत को लेके सर्वाइकल स्पाइन की, तो इसमें हम चाहते हैं कि जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की हाइट है वो आपके आई लेवल की हाइट के आसपास होनी चाहिए थोड़ी सी। तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को थोड़ा सा अगर हाइट को बढ़ाएं ताकि आपकी आई लेवल
की हाइट पे आपकी अगर स्क्रीन रहती है तो जी। आपकी गर्दन को बहुत झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। और जो लोग 8 से 10 घंटे इसी प्रकार से काम करते हैं जी तो दैट विल कॉज कि इन द एंड ऑफ द डे उनको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है जी अपनी गर्दन झुकने के कारण उसमें। जी जी तो वो इस चीज़ से बचाया जा सकता है। जी। ये छोटी चीज़ है पर पोस्चरल चेंज है, जी दैट विल हेल्प कि ये उनको अब ये एक दिन में ना तो सर्वाइकल प्रोड्यूस होता है, यही पोस्चर अगर महीने 2 महीने 3 महीने वो कंटिन्यूअस रहता है जी। देन इट कैन कॉज सर्वाइकल। तो सर्वाइकल को आप पहचानते कैसे हैं? क्या कोई टेस्ट है? इवैल्यूएशन कैसे होता है? हाँ। कैसे समझा जाता सर- है कि इस पेशेंट में सर्वाइकल है? जी, जी। क्या क्लिनिकल तौर पर जी। उसका एग्जामिन होता है? क्या होता है? जी जी, हम इसको क्लिनिकली भी देख सकते हैं और एक्सरे से भी। जी ये एक चीज़ और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि हर गर्दन का दर्द नॉर्मल सर्वाइकल नहीं होता, तो उसको हम रूल आउट, और वो जो दर्द है वो सिर्फ मांसपेशियों का है, ये पक्का करने के लिए हम कुछ एक्सरे की नॉर्मल जांचें करा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है मरीज को असल में हड्डी की कोई रोग हो जो कि जी। छुपी हुई हो, जी वो भी सर्वाइकल की तरह पेश करती है। जी तो हम जो जांचें कराते हैं उनका हमारा जांचें कराने का मोटिव होता है जी कि हम बाकी जो और कोई बीमारी है जो मरीज को जी। आगे नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकती है जी वो रूल आउट कर दें, और वो बीमारियां मरीज को नहीं है। जी सर्वाइकल तो हम जो देखते हैं वो मेनली क्लिनिकल टेस्ट है। जी राइट। बहुत ही अच्छे से, बारीकी से और बहुत ही क्लियर तौर पर बताया है कि कहीं ना कहीं सर्वाइकल की जब परेशानी होती है उसमें हमारा भी रोल होता है, हमारी गलत आदत का रोल होता है। और फिर हम जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, और मैं भी आपको लेके चलता हूं फिजियोथेरेपिस्ट के ही पास। मेरी गुजारिश रहेगी डॉक्टर पारुल से, आप बताइए कि अगर कोई पेशेंट आपके पास सर्वाइकल लेकर आता है तो उसको किस तरह से इलाज किया जाता है? दर्द में वो परेशान हो रहा है, ना सो पा रहा है, ना वो ढंग से काम कर पा रहा है, कैसे उसकी सफ़र होता है शुरू इलाज का, और कितने दिन का होता है, और क्या ये सिर्फ दर्द कम करने के लिए होता है या फिर बुनियादी इलाज है और पूरी तरह से मरीज़ ठीक हो जाता है? हाँ जी, जैसे मरीज़ आपके पास आता है, वो दर्द में आता है, तो पहला काम होता है किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट का पेशेंट का दर्द कम करना। जी उसके बाद जैसे पेशेंट रेफर होके आया है, आपने खुद असेस किया है, आप जी। रूल आउट करेंगे क्या ये एक्चुअल में ही सर्वाइकल का पेन है। जी और जब आपको पता चल जाएगा ये सर्वाइकल का पेन है, तो आप पेशेंट को उसके लिए कुछ एहतियातें बताएंगे। जैसे जी। डॉक्टर साहब ने बताया, तकिया अच्छा होना चाहिए मरीज का पोस्चर अच्छा होना चाहिए, उसकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। वो कैसे होगी उसके भी बताइए। उसके लिए हम पेशेंट को स्ट्रेचिंग कराते हैं। ओके। पेशेंट को बोलते हैं कि बहुत देर तक कंप्यूटर पे ना बैठें, या कहीं भी ना बैठे शायद। हाँ, फोन कंप्यूटर ना यूज करें। ओके। ठीक है, थोड़ा अपने वर्क प्लेस पे मॉडिफिकेशन करें, बदलाव लाएं। कंप्यूटर या फोन जिस पे भी वो काम कर रहे हैं उसको आई लेवल पे रखें। जी चेयर टेबल कंफर्टेबल लें। जी तो इन सब बातों को पेशेंट को समझाया जाता है। फिर ओके। उन्हें एक्सरसाइजेस, लॉन्ग टर्म में जो रोल है वो एक्सरसाइजेस का है, पेशेंट को वो समझाई जाती हैं। जी स्ट्रेचिंग पहले हमारा टारगेट है कि पेशेंट की जोड़ की हरकत पूरी रखें। जी फिर उसकी मसल्स मांसपेशियों का लचीलापन बरकरार रखें। जी आगे और पीछे की मांसपेशियों का संतुलन बना के रखें। जी और लॉन्ग टर्म में पोस्चर अच्छा रखने के बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताएं। ओके। ठीक है, तो इन सब पे पेशेंट को गाइड किया जाता है, और हर पेशेंट की ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उसके स्टेटस के हिसाब से कि वो पहले कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, उसका लाइफस्टाइल कितना सीडेंटरी है, जी उसके अकॉर्डिंग एक फिजियोथेरेपिस्ट उसका एक प्रोटोकॉल बनाता है। राइट। तो ये कितने दिन के लिए फिजियोथेरेपी दी जाती है, और क्या ये इसी दौरान वो अपनी दवाई कंटिन्यू कर सकता है या दवाओं को रोकना पड़ता है? किस तरह नहीं, की पेशेंट अपनी एहतियाती? दवाई कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन फिजियोथेरेपी का पहला मकसद है कि पेशेंट की दवाइयों पे निर्भरता कम करना, जी क्योंकि हर चीज़ की अति देखिए नुकसानदायक होती है। जी तो पेशेंट फिजिकल मोडालिटीज यूज करे। जैसे जी। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्पैज्म में आया जी। है, पेशेंट के अकड़न बहुत है, तो जी। ठंडे का सेक करना है या गर्म का सेक करना है, जी। उसकी हिस्ट्री लेकर फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जी और फेज वाइज उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। ओके। और पेशेंट के हिसाब से वो जितना कर सकता है उतनी फ्रीक्वेंसी की एक्सरसाइजेस, जी उस तरीके का उसका एक पूरा प्रोटोकॉल रेडी करते हैं। उसको पूरा आप समझाती हैं, उसी हिसाब से उसे चलना होता है। जी, और जी। वो अगर अपनी मर्जी से कोई काम करता है तो वो परेशान भी हो सकता हाँ है। जी, बिल्कुल। इसे आपको भी समझना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह से फिजियोथेरेपी आप ले रहे हैं तो डॉक्टर की निगरानी में लीजिए, और जब तक डॉक्टर कहता है तब तक लीजिए।
आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा जो परेशानी देखी जा रही है वो है घुटनों का दर्द। उसका एज रीज़न हो सकता है, उसका गलत पोस्चर रीज़न हो सकता है, या दूसरी वजूहत जो है वो हम अपने डॉक्टर से पूछने की कोशिश करेंगे। क्यों डॉक्टर साहब आज के इस दौर में काफ़ी लोग घुटने के दर्द से परेशान हैं? क्या ये किसी तरह की खाने पीने की प्रॉब्लम है, या फिर हमारी जो तर्ज ज़िंदगी है उसके बदलाव में की वजह हो सकती है, या फिर एक्सरसाइज की कमी हो सकती है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर लोकेश साहब? आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। ये जो घुटनों में दर्द है ये एक बहुत कॉमन बीमारी देखी जा रही है। ये बीमारी जो है, इसका जो एज ग्रुप है वो 14-15 साल के बच्चों से लेके और 60 और 62 साल के वृद्ध अवस्थाओं तक हम देख पा रहे हैं। कारण अलग अलग होते हैं। 14 साल के 15 साल के जो बच्चे हैं जो घुटनों में दर्द लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि पहले तो मांसपेशियों में कोई कमी ना हो, बच्चों को रिकेट्स या विटामिन की कोई कमी ना हो, और बच्चों के पैरों में कोई टेढ़ापन ना हो। अगर टेढ़ापन नहीं है, बीमारी रिकेट्स की उसको नहीं है, तो ज़्यादातर जो बहुत सामान्य देखा गया है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। वो दवाई के द्वारा 6 से 8 महीने में बिल्कुल ठीक की जा सकती है। ओके। अब थोड़ा सा अगर हम और विटामिन डी का जो राइट पैरामीटर है वो क्या है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे कि जो नॉर्मल है वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहां तक भी, उस रीडिंग तक भी अगर इंसान रहे तो वो जिंदगी अपनी सरवाइव कर सकता है। क्या नॉर्मल रेंज होती है इसकी? विटामिन डी की जो रेंज है वो 30 से लेके और 100 तक। बट एक चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली है, ये पैरामीटर लैब से लैब वेरी करता है जी। वो लैब हर लैब अपना एक पैरामीटर अपनी रिपोर्ट में लिख के देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि वो 30 से 100 तक की जो सबसे ज्यादा मान्य रेंज है वो नॉर्मल होती है। हमारी कंट्री में ज्यादातर क्या रेंज रहती है लोगों की? हमारी कंट्री में जो हम अधिकतर पेशेंट्स देखते हैं वो बहुत कम हैं जो इस नॉर्मल रेंज में पाए जा रहे हैं। और बच्चे जो हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, बिकॉज बच्चों को आजकल इंडोर गेम्स वगैरह थोड़े से प्रमोट हो गए हैं, और इसकी वजह से देखा जाता है कि बच्चों का भी विटामिन डी लेवल है वो 15-20 के बीच में ही रह रहा है जी। जिसकी वजह से उनको विटामिन डी की जो कमी है वो केवल हड्डियों तक ही सीमित नहीं है, वो मांसपेशियों के लिए भी जरूरी है जी, वो दिमागी विकास के लिए भी जरूरी है। कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह भी होता है, जैसे लोग दवाई लेने लगते हैं बिना डॉक्टर के किसी एडवाइस से, तो वो भी क्या ध्यान रखने की जरूरत है? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने एकदम से बोल दिया है कि विटामिन डी जो है वो जरूरत है उसकी, लेकिन उसकी जरूरत डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही है। उसके जरा बुरे इफेक्ट्स भी बता दीजिए अगर आदमी बिना डॉक्टर की राय के दवाई शुरू करता है तो। जी। अगर विटामिन डी को हम लेते हैं तो वो एक नॉर्मल रेंज, जैसे अभी आपने और हमने बात करी, उसमें लेनी चाहिए। एक बार अगर नॉर्मल रेंज प्राप्त हो गई है तो हमें वो दवाई बंद करनी चाहिए, क्योंकि बाहर से ली हुई कोई भी चीज शरीर के लिए अति में लेंगे तो नुकसान देगी, उसका शरीर पे, दिमाग पे असर पड़ता है जी। तो हम कोशिश करते हैं, मॉनिटरिंग की जरूरत है, मतलब इस चीज को समझ जाना चाहिए। आपको देखना है कि आप जब दवाई ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और जो भी आप टेस्ट करा रहे हैं तो उनकी रीडिंग क्या आ रही है। और सबसे बेहतर बात यही रहे, हमेशा से कहा जाता है कि डॉक्टर की निगरानी सबसे ज्यादा जरूरी है जी। डॉक्टर साहब आप इसको बात को कंटिन्यू कीजिए, आप घुटनों के दर्द के बारे में बात कर रहे हैं। ये बच्चों के आगे अगर हम और देखते हैं तो फिर ये बीमारी जो घुटनों की दर्द की है, सामान्य रूप से महिलाएं हैं जो हमें पाई जाती हैं, जो हमारे पास आती हैं 40 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं जी। तो 40 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, ये जो घुटनों में दर्द है ये 2 तरीके से हम देख सकते हैं इसको। एक तो गठिया होता है जो उम्र दराज होता है, एक गठिया होता है जो ब्लड वाला होता है। फिर आपको हल्का सा रोकूंगा यहाँ पर, क्या उम्र दराज लोगों को ही होता है गठिया, या यंग एज में भी हो सकता है गठिया? बिल्कुल, गठिया यंग एज में भी पाया जा सकता है, जो भी अभी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। कितने परसेंट देखा जाता है यंग एज में गठिया, और कितने परसेंट जो बड़ी जो एज है उसमें देखा जाता है? नॉर्मल पॉपुलेशन में 5 से 6% जो लोग हैं कमी है, मतलब इसको बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। ये आर्थराइटिस जो है, इसको अलग अलग नामों से हम, और अलग अलग तरीके के आर्थराइटिस होते हैं, जिसको अगर मैं मेडिकल टर्म में नाम लूं तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है जो बच्चों में मिलता है।
जी 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 तो ये गठिया है जी जो मैंने अभी नाम लिए। जी ये जो बीमारियों के नाम लिए ये ऐसे हैं जो दवाइयों की जरूरत पड़ेगी इनमें ठीक होने के लिए। ओके लेकिन जो उम्र दराज गठिया मैंने आपको बताया जी जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते जी हैं, इसमें जो मरीज हमारे पास आते हैं अगर ये 4 ग्रेडिंगों में हम बांटते हैं। जी अब बात फिजियोथेरेपी की रहती है तो फिजियोथेरेपी इसमें हम शुरू से ही पहली ग्रेड से ही स्टार्ट कराना शुरू करते हैं। राइट राइट घुटने का दर्द तुरंत हुआ अभी शुरू हुआ क्या जी। ये इंडिकेशन है? हमारे देश में अभी जी। घुटने TKR जिसको बोलते हैं घुटने प्रत्यारोपण करने का जो सर्जरी है, जी क्या हर घुटने दर्द में इसकी जरूरत है? जी। नहीं, जी इसकी जरूरत केवल बहुत लिमिटेड इसकी इंडिकेशन और बहुत लिमिटेड मरीजों में इसको करने की जरूरत पड़ती है। जी अब आप सवाल करेंगे कि कौन से ऐसे मरीज हैं जिनमें कि हमें फिजियोथेरेपी से आगे सोचना है या नहीं सोचना। जी ये बताइए आप, ये बहुत जरूरी आपने ही पॉइंट उठाया है, तो बिल्कुल। बताएं इसके बारे में। तो क्या हर घुटने का दर्द फिजियोथेरेपी से ठीक होगा? जी 99.5% घुटने के दर्द फिजियोथेरेपी से ठीक होंगे। ये बहुत अब अच्छी वो बात मैडम है अभी आपने। प्रकाश डालेंगी क्या जी। फिजियोथेरेपी करनी होती है, जी क्या फिजियोथेरेपी में उनको लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफाई करना होता है। जी लेकिन एक लिमिट होती है जब हम ग्रेड 3 और उससे ज्यादा का गठिया मरीज को हो जाता है। जी 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 तो केवल वो कंडीशन है जब मरीज दर्द की दवाई भी ले रहा है तब भी उसको आराम नहीं आ रहा, या उसको अपने रोजमर्रा के दिनचर्या के कार्य करने के लिए जी रोज दर्द की दवाई लेनी पड़ रही है। जी, केवल ये जी। 2 इंडिकेशन है जब घुटना बदला जाना चाहिए। मैं भी जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बताइए कि आपके पास जब दर्द लेके आते हैं घुटने का लोग, तो किस तरह से आप उनका फिजियोथेरेपी देती हैं, और क्या फिजियोथेरेपी से उनके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? और दूसरा ये भी डालिएगा इसमें कि कुछ मरीज क्या ऐसे भी हैं जिनको फिजियोथेरेपी दी जाती है, अगर वहाँ फ़ायदा ना हो तो तब घुटने का जो है बदलना ही एक रास्ता रह जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तक बहुत ही अच्छा रिस्पांस है एक्सरसाइजेस का। जीवन शैली चेंज करना, उस पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सीडेंट्री है या बहुत एक्सट्रीम मोशन कर रहे हैं जोड़ का। तो जो मरीज़ हमारे पास आते हैं हम उन्हें समझाते हैं कि बहुत ज़्यादा चौकड़ी मार के ना बैठें, उकड़ू ना बैठें, अंग्रेज़ी टॉयलेट का इस्तेमाल करें, जो जूते चप्पल है वो नरम पहने, और हम उन्हें घुटने की आगे वाली मांसपेशी जिसे क्वाड्रिसेप्स कहा जाता है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। और दर्द कम करने के शुरुआती तौर पर उनको इलेक्ट्रिक मोडालिटी दी जाती है जैसे IFT, गर्म पानी की सिकाई। और जो बहुत सारे मरीज़ हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है उसके बाद, और वो प्रोग्रेस कर लेते हैं और बहुत साल निकाल देते हैं एक्सरसाइजेस के साथ और उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, अगर ग्रेड 3-4 है और पेशेंट बहुत परेशान है दर्द की वजह से, तो एक उपचार उसमें ऑपरेशन बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर पारुल, कि जब इंसान आपके पास आता है दर्द लेकर आता है, और जाहिर सी बात है दर्द भी कोई मामूली नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो शोल्डर का हो, चाहे नी का हो या गर्दन में हो, तो फिजियोथेरेपी शुरू करने के कितने दिन बाद दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है, या 1 हफ्ता भी लग सकता है, या ज़्यादा भी वक्त गुजर सकता है दर्द से पूरी तरह छुटकारा पाने में? देखिए, बड़ी ना सब्जेक्टिव चीज़ है और ये मरीज़ टू मरीज़ वेरी करती है। एज भी इसमें फैक्टर है? एज इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे बच्चों में हीलिंग आप देखेंगे बहुत बेहतर होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मरम्मत कम होती है, तोड़फोड़ ज़्यादा होती है। जी तो और पेशेंट का अपना लाइफस्टाइल कैसा है, बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जी वो डाइट कैसी लेते हैं, किस तरीके के पर्यावरण में रहते हैं, ठीक है, उनका मानसिक संतुलन कैसा है, जी स्लीप पूरी लेते हैं कि नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स, जी जो एक अम्ब्रेला टर्म है ना पेन, जी वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जी तो उसके हिसाब से आप मरीज का पहला स्टेटस क्या था, वो एक्सरसाइजेस करते थे या नहीं। जी अगर हमने बता दिया कि आपको XYZ चीज़ करनी है, लेकिन मरीज क्या है वो बिल्कुल गांव में रहते हैं, आधे घंटे वो दूर चल के कहीं जाते हैं शॉपिंग के लिए या सामान लेने के लिए, जी तो नमन ये वो वाली चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा लोडिंग कर रहे हैं, वीकनेस है उनके जोड़ों में, उनकी मांसपेशियां वीक हैं। तो जीवन शैली में सुधार एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो मरीजों को अपनानी चाहिए। इन चीज़ों को तो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप एक चीज़ और बताइए
कि जैसे कि फिजियोथेरेपी आपने बता दी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर दी हैं, उसके बाद अगर कोई भी मरीज़ है वो वज़न उठा रहा है या फिर वो सही से लेट नहीं रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फिजियोथेरेपी का जो असर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। जी। अगर मरीज इलाज पूरा ले रहा है बट वो सावधानियों पे ध्यान नहीं रख रहा, जी। उसको पीआईवीडी है, डिस्क निकली हुई है, बट वो तब भी 50-50 किलो वजन उठा रहा है, जी। ठीक है, या उसके घुटने की झिल्ली फटी हुई है तब भी वो उकड़ू बैठ रहा है, जी। तो हर तरीके के मुमकिन इलाज के बाद भी मरीज को कई बार आराम नहीं होता। जी। इसलिए जीवन शैली में परिवर्तन और जो भी आपका डॉक्टर आपको परामर्श दे रहा है उसको जी। तरीके से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। एक पर्सनल सवाल थोड़ा सा मैं भी लोगों की तरफ से आपसे पूछूंगा। अक्सर लोग लेटने की बात करते हैं तो ज़मीन पर लोग लेट जाते हैं, तो जो नॉर्मल लोग हैं जिनको किसी तरह की हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, तो ज़मीन पे लेटना भी क्या आगे जाके परेशानी हड्डियों की सबब बन सकता है, या ज़मीन पे लेटना पूरी तरह से मतलब ठीक है कि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब बिल्कुल जमीन पे मत लेटिए, उस पे गद्दे मतलब का गद्दा इस्तेमाल वगैरह जाहिर सी करिए। बात है। हाँ, उठने वक्त आप करवट लेकर उठिए, ठीक है, जी। अपने दोनों पैरों पे बराबर वजन डाल के उठिए। जी। बट मैं अपने पेशेंट्स को जमीन पे लेटना एडवाइस नहीं करती, क्योंकि जब हम ओके। जमीन से उठते हैं तब जी। हमारी रीढ़ की हड्डी पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर और प्रभाव पड़ता है। ओके। तो ओके। प्रिकॉशनरी तौर पे मैं उन्हें मना करती हूँ कि बहुत अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप इस तरीके की सिचुएशंस को अवॉइड करिए। जी, इन बातों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, तभी हड्डियां ठीक रहेंगी और जो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं लोग उनको पूरी तरह से आराम मिलेगा। डॉक्टर लोकेश, वापस आपके पास आता हूँ। एक चीज़ मैं ज़रा सा यहाँ पे एक पूछना चाहूँगा, हमारी जो रोज़मर्रा की आदत हैं यानी कि हमारी हैबिट्स हैं, तो उसमें हम कौन सी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, वो बात बताइए जो हर इंसान इसको समझ सके और बच सके। और हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम लोगों को अवेयर करें, जो गलतियां हैं वो उनसे सुधारें ताकि उनकी सेहत बेहतर रहे। डॉक्टर लोकेश, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हड्डियां मजबूत रहें। हड्डियां मैं आपको बताना चाहता हूं, हड्डी और मांसपेशियां जी। ये दोनों हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ काम अच्छा। करते हैं। तो अगर हम कोई भी बॉडी में फिजियोथेरेपी या नॉर्मल एक्सरसाइज भी करते हैं, जी। तो इस एक्सरसाइज का पर्पस हमारा केवल, आज अगर हम समझें कि हम अगर एक्सरसाइज या वर्जिश की बात करते हैं तो लिमिट हो जाती है कि हम वज़न कम करने के लिए कर रहे हैं क्या। जी। ये केवल वज़न कम करने तक की चीज़ नहीं है, जी। क्योंकि बहुत बड़ा अभी भी हमारे जो सोसाइटी है उसमें एक माइंडसेट है कि हमारा तो वज़न ज़्यादा नहीं है, हम वर्जिश क्यों करें, जी। हमारा वेट ठीक है। जी। तो वेट, हाँ बिल्कुल, ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का, जी। जो वेट कम करने में हेल्प करता है। जी। बट इसके अलावा भी हमारी बॉडी की डायनामिक्स है, जी। जो बोन हेल्थ है, मसल हेल्थ जी, है, जी, जी। हमारे कार्डिक हेल्थ है, जी। जो हमारे रक्तचाप है, उनको बेहतर कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा सा बिल्कुल। एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी। तो हम जैसे अगर एक सुबह एक शाम की जो हमारी वॉक होती है, जी। 15 से 20 मिनट की एक वॉक, उसके साथ हाँ ये और है कि जैसे हम बहुत सारे हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो केवल चलना ही काफ़ी है क्या, जी। क्योंकि एक 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर आपने वॉक ले ली जी। तो क्या उतना काफ़ी है? जी। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। हाँ। बल्कि आपने खुद ही इस पे मतलब उठाया है। हाँ। बताएं इसके बारे में। तो मैं यही समझाना चाहूँगा कि एक जो चलना है ये अपने आप में एक बहुत अच्छी वर्जिश है, जी। बट हमारे शरीर के जो जोड़ हैं जी। वो वॉक हमारा बिल्कुल, शरीर में 2 तरीके की वर्जिश है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। जी। तो वॉक करने से 70% फ़ायदा हमारी बॉडी को मिलता है। ओके। लेकिन जो हमारे जो जोड़ हैं, जी। वॉक करने पे हमारे शरीर के सारे जोड़ों की चाल उतनी बने जितने की हमारे शरीर को ज़रूरत है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ओके। अगर हमारे को लगता है कि शरीर में किसी एक पर्टिकुलर किसी जोड़ में दिक्कत है, जी। तो हमें उस जोड़ की अलग से वर्जिश करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए और जी। हमें उसे करना चाहिए, जो कि उस वॉक के अलावा की चीज़ है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है और इस सभी को समझना चाहिए। अगर किसी भी जॉइंट में आपके दर्द हो रहा है तो आपको किसी अच्छे माहिर के पास जाकर, एक्सपर्ट के पास जाकर वो दिखाना चाहिए और जो भी एक्सरसाइज उसके लिए रिकमेंड करें उसको करें, तभी ये फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और थोड़ा सा मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका कि जैसे ब्रेन स्ट्रोक है, फालिज है या दूसरी तरह की जो बहुत सीरियस मैटर हैं, वहाँ भी फिजियोथेरेपी ने बहुत अपना रोल अदा किया है और पिछले कुछ वक्त से कर रही है और नई नई चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। तो ये बताइए कि वहाँ पर किस तरह से इलाज किया जाता है, क्या जैसे कि ऑपरेशन की भी
ज़रूरत पेश आ रही है, ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ ऑपरेशन से बचा जा सकता है या दवाएं भी काफ़ी हद तक इसमें कम हो सकती हैं? डॉक्टर लोकेश, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। हाँ बिल्कुल। जैसे आप बता रहे हैं फालिज है या रक्तचाप है, जी, मैं ये बताऊंगा फालिज का जो मुख्य कारण है वो हमारा आज के समय पे जो हाई बीपी जिसको बोलते हैं जी, वो एक कारण है। जी, तो जो इसमें सुधार की ज़रूरत है वो दवाइयाँ दो भागों में हम बांटते हैं। एक जी। है दवाई रूपी, एक होती है जो बिना दवाई के करें। जी, तो दवाई रूपी तो डॉक्टर अपने जो आप अगर लेंगे दवाई वो आपके रक्तचाप या बीपी के अनुसार आपको देंगे। जी, लेकिन जो बिना रक्तचाप के हैं उसमें दो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। जी, एक तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे हम, जी, और दूसरा वर्जिश करना है। ओके, डाइट में रहता है, अब बहुत से लोग कहते हैं हम बिल्कुल ही तला खाना छोड़ सकते हैं क्या जी, एकदम। जी, जैसे आपकी मेरे से आज बात हो रही थी, क्या उबला हुआ खाना हमारे लिए ठीक है? जी, बिल्कुल। तो उबला हुआ खाना, बिल्कुल उबला हुआ खाना फायदेमंद रहता है, जी, बट रक्तचाप के हिसाब से जो हमें ध्यान देना पड़ेगा वो रहता है कि हम नमक का सेवन कम करें, चीनी या फिर शुगर किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारी बॉडी को जो शुगर मिलना चाहिए वो हमारे खाद्य पदार्थों में ही इतनी ज़्यादा होती है कि वो बॉडी का आइडियल शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए लायक। तो वो अगर हम बीपी को मेंटेन करें, अब स्ट्रोक के पेशेंट जैसे आपने बताया, स्ट्रोक के और फालिज के पेशेंट्स के जो हाथ और पैरों की चाल है वो नॉर्मल मरीज से कम होती है, जी, तो वो उनमें अकड़न ना आए, वहाँ फिजियोथेरेपी हमारी मदद करती है। ओके, ओके। डॉक्टर पारुल, आपकी तरफ आएंगे। अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रोग्राम देखने वालों के लिए आप बताइए कितनी तरह की फिजियोथेरेपी जो है इस वक्त आपके सबसे ज़्यादा चलन में है या जो दी जाती है, जिसमें नीडिंग वाली होती है, इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है, तो किस तरह से बांटा गया है इसे और कब कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेजरली इसको दो उसमें बांटा गया है। एक है इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें आप मशीनों की सहायता से मरीज़ की सिकाई करते हैं, दर्द कम करते हैं, इन्फ्लामेशन कम करते हैं, और दूसरा है मेनली एक्सरसाइजेस। जी, तो जो हमारी मशीनें काम करती हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे काम करती हैं, दर्द को कंट्रोल करने के लिए काम करती हैं, बट लॉन्ग टर्म में जो काम आएगा वो एक्सरसाइजेज आएंगी। तो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल हर पेशेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, उसका प्री स्टेटस देख के बनाया जाता है। जैसे कोई एथलीट है तो आप उसको बेसिक एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, आप उसको उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सरसाइज कराएंगे। हमारे जीरियाट्रिक पेशेंट हैं, जैसे उम्र दराज मरीज हैं, उसमें हम एक्सरसाइजेस कराएंगे जिसमें हमें उनका फॉल रोकना है, क्योंकि अगर वो गिर गए तो रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, उनकी कूल्हे की हड्डी टूट सकती है, जो कि जानलेवा हो सकती है। बच्चों में अलग तरीके की एक्सरसाइजेस कराएंगे, उन्हें स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे। तो हर वर्ग के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाई जाती है और उसको मरीज को समझाया जाता है। अच्छा, आपने अभी अभी बच्चों का जिक्र किया है, बच्चों को फिजियोथेरेपी कब देने की ज़रूरत आती है? थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए, क्योंकि बहुत सी बार देखा गया है बच्चे भी जो फिजियोथेरेपी सेंटर हैं वहाँ पर नज़र आते हैं और फिजियोथेरेपी उनको दी जाती रहती है। देखिए, आजकल की जो जीवन शैली है, बच्चे बिल्कुल ही आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं, पार्क में नहीं दिखेंगे आपको, पढ़ाई का बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया है, पॉस्चर खराब हो रहा है। तो मेनली जिन बच्चों से हम डील करते हैं वो पॉस्चर एबनॉर्मलिटी वाले होते हैं, तो उन्हें हम अच्छा पॉस्चर, उनको पॉस्चर कैसे रखना है, पढ़ाई के समय किस तरीके की कुर्सी और मेज इस्तेमाल करनी है, ये सारी बातें बताते हैं। फुटवेयर अच्छा पहने, और उनको हम बताते हैं कम से कम 30 मिनट के लिए किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, या वो स्ट्रेचिंग हो, स्ट्रेंथनिंग हो, फुटबॉल खेलना हो, साइकिल चलाना हो, उन्हें अपनी जीवन शैली में इंक्लूड करनी चाहिए। और बच्चों में बैलेंस ट्रेनिंग क्या होती है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। जिन बच्चों में कुछ परेशानियां हैं उसमें हम बैलेंस ट्रेनिंग कराते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग कराते हैं, उसमें हम विभिन्न तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे हम बुश बॉल यूज करते हैं, बैलेंस बोर्ड यूज करते हैं, और उनकी जो नीचे की पंजों के नीचे की मांसपेशियां होती है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं। तो ये असेसमेंट के बाद हमें पता चलता है कि किस पेशेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइज लाभदायक है, कितनी करानी चाहिए। लेकिन मैं आपके आज मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हर पेरेंट को अपने बच्चे को कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए बाहर पार्क में छोड़ना चाहिए, मोबाइल से छुटकारा दिलाना चाहिए, ताकि वो आउटडोर एक्टिविटी करें। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि स्कर्वी हमारे देश में काफी देखा जाता है, जो कि एक प्योर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, और उसमें आप सप्लीमेंट्स और अच्छा एक संतुलित आहार देंगे
तो जी। वो परेशानी खत्म हो जाएगी और उससे जुड़ी हुई जो भी रिकेट से जुड़ी हुई और परेशानियां हैं जैसे पैरों का टेढ़ापन, असंतुलन, वो सब भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बच्चों में ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन जो उसके सोर्सेज हैं उसमें कमी की बात भी हो सकती है या दूसरी तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? हाँ, आजकल बच्चों में सब में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है जो कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इससे क्या है, जोड़ों पे जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जी। और आप देखेंगे यंग एज में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, कार्डियक इश्यूज ये सब दिख रहे हैं। कोविड एरा के बाद हमने देखा लाइफस्टाइल लोगों ने बेहतर अवेयर हुए हैं लोग इसको लेकर। जी। तो बच्चों में मोटापे का एक मेन रीजन है आहार। जी। उसको उन लोगों किस को तरह अच्छा के आहार को रिकमेंड करेंगे? पैक्ड थोड़ा ये फूड बताएं। खाते हैं आजकल बच्चे, वेस्टर्नाइज कल्चर हो रहा है, तो घर का बना खाना खाएं, संतुलित आहार लें जिसमें आपका फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबकी मात्रा इस हिसाब से हो जो डेली रिकमेंडेड डोज है। इसका ख्याल रखना है जब भी आप अपने बच्चों को डाइट दें या किसी भी तरह के उन चीज़ों को करें तो बहुत ख्याल रखें और हमारी डॉक्टर साहिबा की बातों पर पूरा अमल करेंगे तो बहुत आप फ़ायदे में रहेंगे, आपके बच्चों की सेहत बेहतर रहेगी। ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। अभी मेरी गुजारिश रहेगी डॉक्टर लोकेश से कि आप एक मैसेज दीजिए, एक पैगाम दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप अपने बोन हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, तो बोन हेल्थ के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये दर्शकों को मैसेज देना चाहूँगा कि बोन और बॉडी हेल्थ ये हमारी जो जीवन शैली है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि समय बड़ा कम है, सबकी व्यस्त लाइफ है, जॉब्स हैं अपना, बट थोड़ा सा समय अगर शरीर के लिए अगर जैसे कि बताते हैं कि हमारे पास 24 घंटे हैं, हम हर घंटे अगर 1 मिनट निकालें तो 24 से 30 मिनट का समय पूरे दिन में भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय होता है, एक पर्याप्त समय भी होता है पूरे शरीर की अपनी खुद की देख रेख करने के लिए। और इसमें ये एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि बोन जो हम वर्जिश करते हैं ये केवल इट इज़ नॉट कि हम वज़न घटाने की एक प्रक्रिया होगी, ये उसके अलावा भी बहुत सारी मदद हमारे शरीर को करता है। इंटरनल डायनामिक्स हैं, हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, इनकी स्वस्थता के लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं फिजियोथेरेपी से अलग नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइजेस के लिए भी आपके माध्यम से प्रमोट करना चाहूँगा। और इसे समझना पड़ेगा और एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, अपनी हड्डियों को भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर पारुल, अब आपसे गुजारिश रहेगी आप यहाँ पर पैगाम दीजिए और थोड़ा सा हमारी जो ख्वातीन हैं, जो वुमेन हैं, उनके लिए भी कुछ सेहत का पैगाम उसमें ऐड कीजिए। एक अच्छी डाइट लीजिए, अपने लिए 30 मिनट का समय निकालिए और ज़रूरी नहीं आप जिम में जाके डंबल्स उठाएं, बेसिक एक्सरसाइजेज से शुरू करिए, वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, ठीक है। कुछ नहीं टाइम मिल रहा है एक सॉन्ग लगा के डांस करिए, बट एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज रखिए और धीरे धीरे इसको जब आप एक डिसिप्लिन बना लेंगे कि मुझे अपने लिए 30 मिनट दिन के निकालने हैं, जब ये आपकी दिनचर्या में एक जीवन का पार्ट बन जाएगा तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करिए, क्योंकि अब आज की जो जीवन शैली है उसमें आपको अपने आप को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से भी बचाना है जो बहुत कॉमन हो गई है 40 प्लस में, 35 प्लस में। तो उस पर बहुत अच्छा काम करती है एक्सरसाइज। आपका जो रक्तचाप है वो बेहतर रहता है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर डायनेमिक्स अच्छी रहती है। तो मैं बस इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अपने लिए 24 घंटे में से 30 मिनट का समय ज़रूर निकालिए। और अगर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पेश आई तो वहाँ पर किन बातों का ख्याल रखें, वो भी ऐड कर दीजिए इसमें। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, एक्सपर्ट से परामर्श लीजिए, अपना असेसमेंट कराइए और अपनी नीड के हिसाब से फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल बनाइए। और फिजियोथेरेपी का मतलब सिर्फ मालिश या मशीनी मसाज नहीं है। फिजियोथेरेपी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्रोटोकॉल प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उनसे एक आप पहले ओपिनियन लीजिए, फिर एक्सरसाइजेज शुरू करिए, क्योंकि हर एक्सरसाइज हर बीमारी में कारगर नहीं होती है। इसके लिए तो ज़रूरत है कि अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उसी की निगरानी में चीज़ें कीजिए। आप लोगों ने यहाँ इतनी कीमती जानकारी हमें दी है, हमारे प्रोग्राम देखने वालों को दी है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये फिजियोथेरेपी का जो तरीक़ा इलाज है ये कोई मालिश नहीं है, ये कोई किसी तरह की ख़ामख़ा चीज़ नहीं है, बल्कि एक साइंसी तरीक़ा है, मुनज़्ज़म तरीक़ा है इलाज का और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का।
इसे समझिए और कभी भी किसी तरह की ज़रूरत पेश आती है, डॉक्टर अगर कहता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर इलाज कराइए तो उसके पास जाइए। ये नहीं है कि आप आस पड़ोस में किसी से मालिश करा लें और उस चीज़ को समझें कि ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत बेहतर रहा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपने समझी होंगी, अपनी ज़िंदगी में उसे अमल में लाएंगे। ये गुजारिश हमारी शुरू से है और आज भी आपसे गुजारिश करेंगे कि जो ईमेल आईडी इस वक्त दिखाई जा रही है इस पर आप डायरेक्ट मेल कीजिए और हमें सजेशन दीजिए कि और क्या बेहतर हम कर सकते हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाता है, वहाँ जाकर भी आप अपने इल्म में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, हड्डियों का ख्याल रखिए और हमारी तो ये दुआ है कि आप डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से हमेशा दूर रहें और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मुनज़्ज़म तरीके से पूरा इलाज कराएं और अपनी खुद ही देखभाल करें। आदाब। फिजियोथेरेपी हमेशा माहिर फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे से शुरू करें। वर्जिशें अपनी जिस्मानी हालत के मुताबिक करें, खुद से ज्यादा दबाव ना डालें। फिजियोथेरेपी के दौरान सही तरीका और पोस्चर का ख्याल रखें। इलाज के दौरान बाकायदगी से वर्जिश करना बेहतर नताइज के लिए जरूरी है। जिस्म को मजबूत रखने के लिए मुनासिब ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल करें। चोट या सर्जरी के बाद बगैर मशवरे के भारी वर्जिश से परहेज करें। फिजियोथेरेपी के साथ सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना जल्द सेहतयाबी में मददगार साबित होता है।